हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एग्जाम में। देखो, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं गोलीय दर्पणों के बारे में। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, प्रतिबिंब निर्माण के कौन कौन से नियम है। इससे पहले वाले वीडियो में अपने गोलीय दर्पण के बारे में सामान्य परिचय देखा था, प्रमुख शब्दावली के बारे में देखा था। देखो, आज का जो ये सेशन है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आ रहा है। अब तक के सारे एग्जामों में आ रहा है और आगे भी आएगा। तो आप ये तो कंफर्म कर लेना कि आज का ये जो वीडियो है आपको मिनिमम इस चैप्टर से 2 नंबर पूरे दिलवा के जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और प्रत्येक कंसेप्ट को ध्यान से देखें। इतने सरल और इजी तरीके से आज आपको प्रतिबिंब निर्माण सिखाया जाएगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि बच्चों से कई बार ये सुनने को मिला है कि ये जो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब है वो उनका निर्माण कर ही नहीं पाते, जबकि ना तो इसमें किसी चीज को याद करने की आवश्यकता है ना रटने की आवश्यकता है। सीधा सा कंसेप्ट को पकड़ना है और पूरा डायग्राम बना देना है। उसी डायग्राम के आधार पर आपको ये बता देना है कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होगा, कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब निर्माण के कौन कौन से रूल्स है। तो आज के इस सेशन है आपके लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर जरूर करें बेटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें अपन गोलीय दर्पणों के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंब निर्माण के कौन कौन से नियम है। देखो बेटा, गोलीय दर्पण से जो इमेज फॉर्मेशन है उसके कौन कौन से रूल्स हैं, या गोलीय दर्पण किस प्रकार से, ध्यान रखना। यहां प्रतिबिंब निर्माण के नियम है गोलीय दर्पण से। अपन ने परावर्तन के नियम पढ़े थे, वो अलग थे। ठीक है, यहां गोलीय दर्पण से किस प्रकार से प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही है, किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, उसके नियमों के बारे में जांच करेंगे। तो यहां सबसे पहले अपन बात करते हैं नियमों में। तो मुख्य रूप से 4 जो मुख्य किरणें हैं उनके बारे में बात करेंगे कि 4 जो पॉइंट्स हैं उन पे जो प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी या आपतित होगी, तो वो किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएगी, समांतर प्रकाश किरणों की बात करेंगे अपन। समांतर प्रकाश किरणों के बारे में बात करेंगे। सेकंड अपन बात करेंगे जो मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से आने वाली किरणें, से आने वाली किरणों के बारे में, यानी फोकसीय किरण आने वाली किरणें। ठीक है, उसके बाद में थर्ड रूल्स में अपन बात करेंगे वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से या अभिलंबवत आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से। और उसके बाद में बात करेंगे त्रियक, तिरछी गमन करने वाली त्रियक किरणें। ठीक है, तो मुख्य रूप से इन 4 नियमों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन चारों नियमों को आप अपने फ्रेम, जो नियम है इनके फ्रेम आप अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि इन्हीं के में से, देखो मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब के निर्माण के लिए 2 प्रकाश की किरणें होने आवश्यक है। अगर 2 किरणों को किसी बिंदु पर मिलता हुआ, या 2 किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो 4 प्रकार की प्रकाश किरणें है ना, इनमें से अपन को किसी भी 2 प्रकार की प्रकाश किरणों को ध्यान में रखते हुए सारे प्रतिबिंबों का निर्माण करना है। तो इन नियमों को थोड़ा विशेष तरीके से और ध्यान से देखें कि कौन कौन से नियम है। देखो, बात करते हैं नियम नंबर 1 की, समांतर, समांतर किरणें। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ये है आपके अवतल दर्पण, यहां पर परावर्तक पोलिस। ठीक है, मैं बात करूं ये आपके लिए उत्तल दर्पण, अंदर की तरफ परावर्तक पोलिस। ठीक है, ये हो जाएगा आपके लिए उत्तल दर्पण, ये हो जाएगा आपके लिए अवतल।
यही होता है उत्तल और अवतल दर्पण। इससे अगर आपने ये वाला सेशन नहीं देखा, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक के द्वारा देख सकते हैं, पूरा देख के आए। अगर वो वाला वीडियो आप पूरा देख के आओगे तो आज वाला ये आपके लिए सबसे इजीएस्ट वीडियो हो जाएगा। ठीक है, देखो अवतल दर्पण अपन ने बात की थी कि जो अवतल दर्पण है उसका जो मध्य बिंदु है उसे अपन कह रहे थे ध्रुव। ठीक है, पी। और ये जो गोलीय दर्पण जिसका भाग होता है वो बिंदु कहलाता है वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखाएं होती है, एक इसमें हो जाएगा एफ, एक हो जाएगा सी। अच्छा एक चीज देखना, कल अपन ने एक रूल पढ़ा था कि जो दर्पण का वक्रता त्रिज्या है आर और जो फोकस दूरी है एफ, उसमें क्या संबंध है। तो जो आर होती है वो एफ की दोगुनी होती है। अगर आप अपनी कॉपी में फोकस दूरी को 2 या 3 सेंटीमीटर के हिसाब से ले रहे हो, मान लो अगर मैंने इसको 2 सेंटीमीटर लिया तो यहां से जो सी से लेकर पी तक की दूरी हो जाएगी कंप्लीट, ये दूरी ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। देखो अगर आपने पूरा मापन ध्यान में रखा ना तो एक भी कंसेप्ट को रटना नहीं पड़ेगा, मैं आज ही कह देता हूं। कई बार अपन अंदाज से करते हैं, अंदाज से अपन को अगर याद है तो अपन सीधा सीधा फॉलो कर पाएंगे, अगर नई रूल्स अपन को पता है तो अपन वहीं भूल जाएंगे सारा। तो मैं ये कह रहा हूं आपको मान लो कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी, आपको क्या करना है, दर्पण बनाना। दर्पण का जो मध्य बिंदु है पी दूर है, वहां से समान दूरी पर आपको एफ और समान दूरी पर सी, यानी पी और एफ की दूरी समान होनी चाहिए, सी और एफ की दूरी समान होनी चाहिए, यानी जितना ये लोगे उसका दोगुना आपको आर लेना है। ठीक है, तो ये आपको ये सी एफ और पी अंकित कर देना है। अब पहला रूल्स ये कहता है समांतर प्रकाश किरणें, ये कहता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण, जो भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलती है। ठीक है, क्या होगा कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली या किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो एफ से निकलती है, मुख्य फोकस से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है। अगर दर्पण अवतल है तो वास्तव में निकलती है, और अगर दर्पण उत्तल है, देखो इस उत्तल दर्पण के लिए ये बिंदु P, इसके लिए ये इस तरफ F और इसी तरफ C। देखो इसका मुख इस तरफ खुला है गोले का, तो जिस तरफ गोले का मुख खुला होगा उसी तरफ वक्रता केंद्र होगा और उसी तरफ फोकस बिंदु, क्योंकि पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होगी। यहां से मान लो ये परावर्तक पृष्ठ में प्रकाश की किरणें आके टकरा रही है, तो यहां से ये एफ से निकलती हुई प्रतीत होगी इस प्रकार से। ठीक है, वास्तविक रूप से ये इस तरह निकल जाएगी। तो अपना नियम क्या हो गया कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जो फोकस बिंदु है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है, हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। देखो पहला रूल है आपका मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, जो भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कैसे जाएगी, यह आपका दर्पण हो जाएगा उत्तल। कौन सा दर्पण है, उत्तल। ये कौन सा दर्पण है, अवतल। ठीक है, देखो इसमें यहां से ये प्रकाश की किरणें समांतर जा रही है, बिल्कुल समांतर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष से निकलती हुई प्रतीत होगी और वास्तविक रूप से इस तरफ। ठीक है, अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण में तो जो समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलती है। ठीक है, ये मुख्य फोकस। तो ये पहला नियम, जो भी समांतर आएगी उसे आपको कहां से निकालना है, एफ से निकालना। ओके, सेकंड नियम देखो, देखो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें वो ये जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती, जबकि दोनों अपन ने देखा है, एक में गुजरती हुई प्रतीत हो रही थी, एक में गुजर रही थी। तो आप ये नोट्स के रूप में देख लेना। सेकेंड रूल है फोकसीय किरण। जो सेकंड किरण है वो मान लो फोकसीय किरण है, मुख्य फोकस से आपतित हो रही है, ये आपके लिए उत्तल दर्पण,
और ये हो जाएगा अवतल। ठीक है, देखो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित होती है, ये फोकस बिंदु है, इस फोकस बिंदु से दर्पण पे आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें भी है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं क्योंकि फोकस तो इधर है ना, तो मुख्य फोकस से आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस दिशा से आई है, इस दिशा से निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर आप यहां से नॉर्मल डालते हैं, अभिलंब डालते हैं तो कोण आई और कोण आर का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसमें भी जो कोण आई है और कोण आर है उसका मान बराबर होगा, यानी ये जो वक्रता केंद्र है ये अभिलंब के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सेकंड रूल्स देखो। इसमें अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से दर्पण पर आने वाली जो प्रकाश की किरण है, या अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित होने वाली जो प्रकाश की किरण है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तीसरा रूल्स देखो बेटा, अभिलंब किरण या मैं कह सकता हूं वक्रता केंद्र से आपतित किरण, तीसरे, ये थर्ड नंबर का। इसमें क्या होगा, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, देखो यहां पे, तो वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है जिस मार्ग से आई थी। किसी भी प्रकार का मार्ग परिवर्तन नहीं होगा उसी दिशा में। ये अगर बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की, मैं बात करूं अवतल दर्पण की, तो ये अवतल दर्पण में बिंदु P, F और ये C, अगर C से कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है दर्पण पे, तो इस प्रकार से ये आपतित हो रही है और इसी मार्ग में वापस परावर्तित हो जाएगी। किसी भी प्रकार का मार्ग परिवर्तन नहीं होगा। यानी आप ये कहोगे कि यदि कोई प्रकाश किरण दोनों ही प्रकार के दर्पणों के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो बिना किसी मार्ग परिवर्तन के उसी मार्ग से, उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। ठीक है, आगे देखो अभिलंब, ये हो गया अभिलंब वाला तीसरे प्रकार का। तिर्यक किरण देखो, वही अगर अपन बात करें तो ये उत्तल, ये वाला अवतल। यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पे, दोनों ही प्रकार के दर्पणों में बात कर ले, अगर तिर्यक दिशा में आपतित हो रही है, जैसे यहां से तिर्यक दिशा में आपतित हो रही है, पोल पे आपतित हो रही है, दूरों पे आपतित हो रही है, तो वो परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। यानी ये जो आपके यहाँ मुख्य अक्ष होगा वो अभिलंब का काम करेगा, और ये वाला कोण आई और ये वाला कोण आर, दोनों का मान बराबर होगा। यानी जितने डिग्री पर वो आपतित होगी, जितने डिग्री का कोण बनाते हुए वो दूरों पर आपतित होगी, उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए वो परावर्तित हो जाएगी। तो मुख्य रूप से ये 4 नियम थे आपके। इसमें भी इस प्रकार से आप देख सकते हो, यहाँ दूरों पे आपतित हो रही है और परावर्तित हो रही है, दोनों जो कोण है उनका मान बराबर होगा। ठीक है, दोनों ही दर्पणों के दूरवे की और मुख्य अक्ष की तिर्यक दिशा से आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण है परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में हो जाती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे दोनों ही प्रकार के दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ध्यान रखना, अपन ने प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम पढ़े हैं। कितने नियम पढ़े हैं? नियम थे अपने पास 4। पहला पढ़ा, अगर कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है तो F से होकर निकल जाती है। अगर F से आपतित होती है तो समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। यदि C से आपतित होती है तो C से ही निकल जाती है। यदि P पर आती है तो परावर्तन के नियमों के अनुसार तिर्यक दिशा में, तिर्यक आती है P पर, ये जरूरी नहीं है P पे, या अगर ये दर्पण है ये यहां से भी अगर आपतित हो रही है तो यहीं से वापस परावर्तित हो जाएगी। अगर अपन यहाँ अभिलंब डालें तो ये वाला कोण बराबर है। अगर यहाँ आपतित हो रही है तो ये ऐसे निकल जाएगी। ये जो अभिलंब डालेंगे ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ आपतित हो रही है तो इस प्रकार से निकल जाएगी। मतलब आप ये कहोगे कि तिर्यक दिशा में आपतित होती है, तिर्यक दिशा में अगर दर्पण पे आपतित हो रही है तो तिर्यक दिशा में ही वो परावर्तित हो जाती है।
तो 4 प्रकार के नियमों में आपको दिमाग में फिर बैठा लेना, एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। अगर मुख्य फोकस से आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आती है। अगर सी से आपतित हो रही है तो सी से ही वापस जा रही है, और अगर तिर्यक दिशा में आ रही है तो परावर्तन के नियमों के अनुसार तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो ये चारों नियम ध्यान रखना। इन चारों नियमों के बाद में अपन बात करते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बड़ा ध्यान से देखना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण की स्थितियां। तो अगर मैं यहाँ बात करूं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण की 6 स्थितियां हैं। कितनी स्थितियों के बारे में अपन बात करेंगे? 6 स्थितियों के बारे में बात करेंगे। देखो अपन बात कर सकते हैं, जैसे ये आपके सामने अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, ये इसका पोल बिंदु P या F और ये C, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये वाली दूरी और ये वाली जो दूरी है C वाली F, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये होनी चाहिए, ठीक है। दोनों दूरियां बराबर होनी चाहिए। ये विशेष रूप से चित्र बनाते हुए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने कहा था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अगर 2 है तो ये टोटल 4 होना चाहिए, ये 3 है तो ये टोटल 6 होना चाहिए। आप अपनी स्केल की सहायता से इस चित्र को, डायग्राम को अच्छे से बना सकते हो। अच्छे से राउंड शेप बनानी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कितनी स्थितियां हो सकती है, पहले सारी कंडीशंस आपको पता हो। अगर 6 स्थितियां कौन कौन सी है तो प्रतिबिंब निर्माण आप आसानी से कर पाओगे किसी भी 2 रूल्स का पालन करते हुए। देखो या तो वस्तु हो सकती है अनंत पे, पहला काम तो हो सकता है वस्तु कहाँ हो? अनंत पे। अगर अनंत के बाद में मैं सी के पीछे कहीं पे भी रख दूं तो सेकंड कंडीशन हो सकती है सी से परे या सी से पीछे। तीसरी कंडीशन अगर अपन आगे चलते चलते चले जाए तो सी पर। तो थर्ड अगर अपन बात करें तो सी पर, वस्तु कहाँ स्थित है? सी पर। अगर मैं फोर्थ बात करूं तो सी से आगे जाएंगे तो सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के मध्य। और आगे चले जाएंगे तो 5वीं कंडीशन में एफ पर, और 6ठी कंडीशन में अगर और आगे चले जाएंगे तो एफ व पी के मध्य यानी कुल मिलाकर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की कितनी स्थितियां हैं? 6 स्थितियां, और 6 की 6 कंडीशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी एग्जाम में आ सकती है। नियमों में से एक भी नियम आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर वो नियम पता है ना तो आप ये कंडीशंस बना सकते हो, प्रतिबिंब के निर्माण को कर सकते हो। देखो अपन बात करते हैं सिचुएशन नंबर 1 पे। मैं कह रहा हूं बिंब की स्थिति, यदि बिंब, बिंब मतलब वस्तु, यदि बिंब कहां हो? अनंत पर, अनंत पर, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाना है? अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण का डायग्राम यही होता है, ठीक है। ये आपके लिए मानो अवतल दर्पण हो गया, ये पीछे की तरफ पॉलिश, ठीक है। ये मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर ये बिल्कुल मध्य में बिंदु P, यहां से किसी निश्चित दूरी पर बिंदु F, यहां से फिक्स दूरी पर C। वस्तु कहां है? अनंत पे, यानी वस्तु अनंत पे स्थित है, ठीक है। वस्तु कहां है? अनंत पर। तो क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी। मान लो यहां से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है, या मान लो यहां से मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है। आपने पढ़ा होगा यदि कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कहां से निकलती है? एफ से। एफ से निकाल दीजिए इसको, इसको एफ से निकाल दीजिए। तो मैंने कहा था 2 प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिल जाएगी, 2 प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिल जाएगी उस बिंदु पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो यहां क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब। तो आपको प्रतिबिंब के लिए 3 कंडीशन पता होना चाहिए। एक तो प्रतिबिंब की स्थिति, एक तो क्या पता होना चाहिए? प्रतिबिंब की स्थिति। मुझे बताओ इसमें प्रतिबिंब कहां बन रहा है? एफ पर। कहां बन रहा है? एफ पर, मतलब मुख्य फोकस। सेकंड कंडीशन, प्रतिबिंब का आकार पता होना चाहिए। देखो इसके आधार पर बिंब किसी न किसी आकार का तो था, बड़ा था, लेकिन यह बिल्कुल लाइन पे बन रहा है, लाइन के थोड़ा सा नीचे की तरफ। इसका मतलब इसका आकार क्या होगा? अत्यंत छोटा, अत्यंत
छोटा, मैं कह सकता हूं बिंदु के साइज का बन रहा है। तीसरा प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन, स्थिति हो गया ना, सॉरी, प्रकृति, नेचर, ठीक है। तो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे? आपने देखा होगा चम्मच वाले गहरे वाले मुंह से जब आपने अपना प्रतिबिंब देखा था उल्टा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। और जो उल्टा होगा वो कैसा होगा? वास्तविक। तो ये तीन कंडीशन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में जब बिंब अनंत पे हो तो प्रतिबिंब ऐप पे बनेगा। देखो देख के बता सकते हो, अनंत पे अत्यंत छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। देखो इसको एक बार और देखते हैं अपन। देखो यहां पे ये हो गया नंबर 1 कंडीशन। वस्तु कहां है? अनंत पे। वस्तु कहां है? अनंत पे, ठीक है। वस्तु अनंत पे है, क्लियर है। देखो अनंत पे समांतर प्रकाश की किरणें जो समांतर जाएगी कहां से आएगी? एफ से, ठीक है। यहां से भी समांतर जा रही है, कहां से आएगी? एफ से। किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए मिनिमम 2 रेस, 2 किरणें ही आवश्यक है। 2 से ज्यादा हो प्रतिबिंब स्पष्ट होगा। मिनिमम प्रतिबिंब निर्माण के लिए कितनी किरणें आवश्यक है? 2 किरणें आवश्यक है। तो यहां से समांतर गई, एफ से आई, यहां से समांतर गई, एफ से आई। देखो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिल रही है, परावर्तन के पश्चात वही बिंदु क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाएगा, उसी जगह प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति वही है एफ पर, स्थिति तो कहां है? एफ पर। आकार कैसा है? छोटा, अत्यंत छोटा बिंदु साइज का। और प्रकृति कैसी है? सामान्यतः जो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उससे बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे? वास्तविक। कैसे होंगे? वास्तविक। और जो वास्तविक होंगे वो कैसे होंगे? उल्टे होंगे। कैसे होंगे? उल्टे होंगे। क्लियर है? आई थिंक शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। ये बनाने हैं आपको प्रत्येक को रफ कॉपी में समझने के बाद हो। देखो इसमें आप देख भी सकते हो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर अत्यंत छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। सेकंड कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट कहां हो? बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे या परे, ठीक है। देखो डायग्राम देख सकते हो, ये आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये बिंदु सी, बिंदु एफ। अब देखो यहां वस्तु है सी के पीछे, इस पोजीशन में ए और बी की पोजीशन में। पहली किरण समांतर, समांतर जाएगी वो कहां से आ जाएगी? एफ से। समांतर जाएगी वो कहां से आ जाएगी? एफ से। ये एफ से परावर्तित होगी। सेकंड जा रही है वक्रता केंद्र से। आपने नियम पढ़ा था, जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी। तो दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही है, ए डेस बिंदु पर। तो जो ए डेस और जो बी डेस है ना, वो ए बी का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? ए बी का। तो मुझे आप ये बताइए कि इसमें प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? अगर आपको डायग्राम दिख रहा है तो डायग्राम को देखकर आप मुझे ये बता दो कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, कहां बन रहा है? सी और एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। आकार बताइए मुझे, साइज। देखो इसका साइज लगभग कितना होगा? इसका साइज कितना है? तो कौन सा बड़ा है, बिंब या प्रतिबिंब? कौन बड़ा है? बिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। प्रकृति बताइए मुझे, बताओ ये मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बन रहा है या नीचे की तरफ? मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ, मतलब उल्टा। कैसा बन रहा है? उल्टा। और उल्टे प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सदैव उल्टे। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या ये? अच्छा इसमें अपन अगर चाहें तो अपन और बना सकते हैं। यह अवतल दर्पण आपके लिए, ये पॉलिश, ये मुख्य अक्ष, बिंदु पी, एफ और ये सी। वस्तु कहां है? सी के पीछे। पहली समांतर गई, एफ से आ गई, यही हुआ। दूसरी आपने सी से निकाली थी, सी से वापस आ रही थी। आप चाहो तो सेकंड नियम ये भी लगा सकते हो, अगर एफ से जाती है तो समांतर आ जाती है। प्रतिबिंब कहां बनेगा?
सी और एफ के बीच में, देखो सी और एफ के बीच में छोटा बन रहा है, बिंब से छोटा बन रहा है, उल्टा है, वास्तविक है। आप कोई से भी 4 नियम आपको जो दे रखे हैं, 4 में से कोई से भी 2 रूल्स को फॉलो करते हुए, 2 किरणों को फॉलो करते हुए ये प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हो। या तो समांतर जाके एफ से, या सी से जाकर सी से, या समांतर जाकर एफ से, या एफ से जाकर ये परावर्तित, ये आपतित, ये परावर्तित। ठीक है, परावर्तन के पश्चात यहां नहीं ध्यान रखना, आप कोई कहो कि सर ये देखो एफ पे मिल रही है, एफ पे नहीं मिल रही है, ये तो दोनों किरणें आपतित हो रही है। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य, वो सॉरी, उस बिंदु पर क्या बनता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। छोटा है, वास्तविक है और उल्टा है। ठीक, देख सकते हो फोकस बिंदु वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है, छोटा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, और रियल बनेगा, उल्टा बनेगा। थर्ड कंडीशन पे आ जाओ बेटा, कंडीशन नंबर 3, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो, कहां हो? इस बार सी पर, मान लो ये बिंदु P, F और ये C। ठीक है, वस्तु कहां है इस बार? सी पर। डायग्राम में भी देख सकते हैं, पहली समांतर, जो समांतर जाएगी वो F से। दूसरी में बात करूं, F से निकाल दो, जो F से जाएगी वो समांतर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर। देखो समांतर जा रही है, समांतर जा रही है, कहां से आएगी? एफ से गुजरेगी। ये एफ से आपतित हो रही है, कैसे आएगी? समांतर। दोनों प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलेगी वहां क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब। कहां मिल रही है? अगर मैं स्थिति की बात करूं तो स्थिति कहां है? प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? सी पर। किसकी बात हो रही है? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? सी पर। आकार कैसा दिख रहा है? जितना बिंब है, यानी जितना आपका बिंब है उतना ही क्या है? प्रतिबिंब। यानी आकार कैसा है? समान है। आकार कैसा है? समान है, बराबर है। अगर मैं बात करूं प्रकृति की, प्रकृति मुझे बताइए आप, सीधा है कि उल्टा है? उल्टा है ना, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा। जो उल्टा होता है वो वास्तविक, जो उल्टा होता है वो वास्तविक। समझ में आया? यानी सी पर बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। क्लियर है? तो ये कितनी कंडीशन क्लियर हो गई? 3 कंडीशन। दर्पण से कितनी कंडीशन क्लियर हो गई? 3 दर्पण, सॉरी 3 कंडीशन। ठीक है, अनंत पे हो गई, सी के पीछे हो गई और सी पर। आप देख सकते हो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर, वस्तु के समान आकार का, वास्तविक और उल्टा बनता। 4th कंडीशन देखिए बेटा, कंडीशन नंबर 4, यदि वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F, C और F के बीच में हो। जैसे ये वाली बात कर लेते हैं अपन यहीं पे। ठीक है, ये अवतल दर्पण आपके लिए, बिंदु P, F, C, दूरियां बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ है? दोनों के बीच में। मैं कहूँ एक किरण तो गई समांतर, एक तो कैसे गई? समांतर। जो समांतर जाएगी वो F से, दूसरी में भेज रहा हूं F से। ये परावर्तन के पश्चात ये आपतित हो रही है, ये परावर्तित हो रही है। मुझे ये बताइए प्रकाश की किरण कहां बन रही है? सी से परे। तो प्रतिबिंब की स्थिति, सबसे पहले मैं बात करूं स्थिति की, कहां है? सी से परे। कहां है? सी से परे। मैं सेकंड बात करता हूं आकार की। आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा, बिंब से बड़ा। दिख रहा है क्या? बड़ा। यहां इसकी साइज देखिए इतनी, यहां इसकी साइज देखिए ज्यादा है, तो बिंब से बड़ा। प्रकृति की बात करो, मुझे बताओ ये सीधा दिख रहा है या उल्टा? लाइन के नीचे, मुख्य अक्ष के, अरे मुख्य अक्ष के नीचे, नीचे है, मतलब कैसा बन रहा है? उल्टा। और जो उल्टा होता है वो कैसा होता है? वास्तविक। ठीक है, समांतर जाएगी, एफ से आएगी, एफ से आएगी, समांतर हो जाएगी। इसमें देख लीजिए आप,
समांतर जा रही है, कहां से आ रही है? एफ से, यही तो है बिंदु एफ। दूसरी कहां से जा रही है? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है, वक्रता केंद्र से ही वापस आ रही है, वक्रता केंद्र से ही वापस आ रही है। तीसरा वाला रूल, पहला और तीसरा रूल्स मैंने पहले कहा कि आप कोई से भी दो रूल्स लगा दो, या तो समांतर भेज के एफ से निकाल दो, एफ से भेज के समांतर निकाल दो, या समांतर भेज के एफ से निकाल दो और तीसरी वक्रता केंद्र से बिल्कुल सीधी निकाल दो। तो यहाँ बीम की साइज देखिए और यहाँ बीम की साइज देखिए। तो जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और सी के पीछे बनता है, सी से परे या सी के पीछे बनता है। तो ये 4 कंडीशन हो गई बेटा। देख सकते हो वक्रता केंद्र पर जब वस्तु है तो प्रतिबिंब की स्थिति सी से पीछे, वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। अब 5th कंडीशन देखिए, 5th कंडीशन, ठीक। अब की बार बिंब का है एफ पर, देखो ये दर्पण मुख्य अक्ष, ठीक है, बिंदु P यहाँ एफ और यहाँ सी, लगभग बराबर दूरी अंदाज से हो जाए। वस्तु को कहां रखना है इस बार? एफ पर, ठीक है। पहले जाएगी समांतर, जो समांतर जाएगी वो एफ से, है ना। थोड़ा देख लेना इसको, क्लियर है। अब देखो सेकंड नियम जो अपन फॉलो कर रहे थे अब तक कि एफ से आपतित होगी, तो अब जब वस्तु ही एफ पर है तो एफ से आपतित होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो तीसरा नियम लगा दो, सी वाला, ऐसे जाएगी ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है। देखिए इन दोनों किरणों के गैप के अनुसार ये लग रहा है कि ये दोनों आपस में मिल तो जाएगी, लेकिन किस पोजीशन में मिलेगी हमें पता नहीं। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कैसी होगी? अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर। हमें जिस जगह का पता नहीं है वो कहां है? अनंत। आकार कैसा होगा? जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी आकार बड़ा होता जाएगा, तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी? उल्टा होगा, नीचे बनेगा, और जो उल्टा होगा वो कैसा होगा? वास्तविक, ठीक है। आप एक बार और देखना चाहें तो देखो, एफ पे समांतर जा रही है, जो समांतर आएगी वो एफ से, दूसरी सी से जा रही है और वापस इसी मार्ग में परावर्तित होकर आ रही है। कहाँ मिलेगी? डॉट डॉट करके बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अनंत पे मिलेगी साहब। कहाँ मिलेगी? अनंत पे। यानी जहां अनंत पे मिलेगी तो प्रतिबिंब भी अनंत पे मिलेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? बहुत बड़ा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। कितनी कंडीशन हो गई? 5 कंडीशन हो गई, ठीक है। देखें आगे, अनंत पे बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। छठी कंडीशन, अच्छा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है, एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली कंडीशन है वो भी यही है ना, सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। देखो क्या होता है इसमें, ये अवतल दर्पण, परावर्तक पोल इस पीछे की तरफ, और ये अपन बात करें बीच में मुख्य अक्ष, ठीक है। देखो क्या होगा, बिंदु P F C, वस्तु क्या है? F और P के बीच में। कहाँ है? F और P के बीच में। देखो रूल्स नंबर 1, आप लगाना चाहे तो लगा सकते, समांतर जाएगी। अगर मैं यहां खड़ा हूं, मैं F पे खड़ा हूं, मेरे सामने अवतल दर्पण है, F पीछे, प्रकाश की किरणें मेरे से जो समांतर जाएगी वो दर्पण से टकराकर मेरे को पार करके F पे जाएगी। कई जगह बना हुआ है F को पार करते हुए, लेकिन वो सही नहीं है ना। तो आपको पहले वाले रूल्स को छोड़ना ही बेटर रहेगा। पहले रूल नंबर 1 को छोड़ दो, रूल नंबर 2 हो नहीं सकता, F से आपतित नहीं हो सकती। ना तो रूल नंबर 1 लागू होगा, ना रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 3 कौन सा है? डायरेक्ट P पे, 4th P पे है ना, जो इतने डिग्री का कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर, ठीक है। ये परावर्तित होगी। 3rd रूल लगा दो C से, और इसी मार्ग से वापस।
देखो इन किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये कभी नहीं मिलेगी, अनंत में भी नहीं मिलेगी। अगर मैं इन्हीं किरणों को इसी प्रकार से पीछे की तरफ मिलाऊं, तो अपन देखेंगे कि ये किरणें किसी बिंदु पर मिल जाती है। ठीक है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ गया? दर्पण के पीछे। तो मैं अगर स्थिति की बात करूं इसमें, प्रतिबिंब की स्थिति की, तो कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा, कोई स्थान नहीं। आकार कैसा है? आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा, आवर्धित, बड़ा या आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखो वस्तु का साइज ये है, बिंब का साइज ये है। ठीक है, प्रकृति देखिए, मुझे ये बताइए इस प्रतिबिंब को देख करके ये सीधा है या उल्टा है? ये वाला जो प्रतिबिंब है सीधा है या उल्टा है? सीधा है ना। कैसा दिख रहा है? सीधा। और जो सीधा होता है वो कैसा होगा? आभासी। कैसा होगा? आभासी होता। देखो आप देख सकते हो एफ और पी, इसके बीच में वस्तु ये वाली, एक तो गई त्रियक, त्रियक वापस आ गई। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना चाहिए, कोण आई और कोण आर का मान बराबर होना चाहिए। और दूसरा यहां से वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलेगी नहीं, दोनों के बीच का गैप बहुत ज्यादा है। अगर आप पीछे की तरफ डॉट डॉट करके बताते हो तो ये इस प्रकार से मिल जाएगी। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बना, बड़ा बना, बड़ा बना, सीधा है, सीधा है, आभासी है। ठीक है, पहले इसकी स्थिति देख लो, दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह देता हूं बेटा, ये जो छठी कंडीशन है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ढंग से तरीके से बनाना है इसको। अब अपन बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की निर्माण की स्थितियों के बाद में अवतल दर्पण के क्या उपयोग है। अवतल दर्पण के उपयोगों के बारे में बात करते हैं। उपयोग, किस किस चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण के उपयोग की, तो सबसे पहले बात करता हूं अवतल दर्पण का उपयोग है ना, सेविंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। सेविंग दर्पणों में, सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। मैं बात करूं सैटेलाइट जो डिश एंटीना होता है, सैटेलाइट डिश एंटीना में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, डॉक्टर दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी डॉक्टर इसका उपयोग करता है। अगर बात की जाए आगे तो आप ये कह सकते हो सौर ऊर्जा के रूप में या सौर कुकर के रूप में, सौर प्लांट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोग इसका वाहनों की हेडलाइट में, वाहनों की हेडलाइट में, जो वाहन होते हैं उसके आगे के जो अग्रदीप होते हैं, हेडलाइट होती है, उस हेडलाइट में भी कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो एक बार संक्षिप्त में इसके उपयोग देख सकते हैं अपन, ध्यान दे इधर। सेविंग दर्पणों के रूप में, सेविंग दर्पणों के रूप में, ठीक है, इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा अगर अपन बात करें दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दांतों के आकार को बड़ा रूप में देखने के लिए, उसमें प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। सौर भट्टियों में या सौर कुकर में, सौर भट्टियां कह सकते हैं, सौर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। टॉर्च लाइट में, जो टॉर्च लाइट होती है उससे समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, देखो समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में, अंधेरे में, रात के अंधेरे में किसी को सर्च करना हो, किसी वस्तु को देखना हो तो सर्च लाइट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और वाहनों में अग्रदीप के रूप में, वाहनों में अग्रदीप के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोग है इसका, वाहनों में जो अग्रदीप के रूप में इसका उपयोग हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछा जा सकता है कि जो वाहन होते हैं उनके अग्रदीप में या हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण से समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। अवतल दर्पण से समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त किया जा सकता है, जिससे बहुत बड़े जो क्षेत्र होता है, मार्ग में रास्ता होता है, उसको प्रकाशित किया जा सकता है। इस प्रकार से जो हेडलाइट है उससे प्रकाश बिल्कुल फैलता हुआ समांतर प्रकाश पुंज के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए वाहनों की हेडलाइट में
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बेटा ये थे आपके कुछ अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, देखो बेटा आज के सेशन में अपन केवल गोलीय दर्पणों में अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति के बारे में ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि उत्तल दर्पण किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण करता है, दर्पण सूत्र क्या होता है और आवर्धनता किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अवतल दर्पण से किस किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेशन था आज का, उसमें ये जो 6 कंडीशन है आपकी कि एक तो जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे, ठीक है, सेकंड सी से परे या वक्रता केंद्र के पीछे, थर्ड जो आपने पढ़ा सी पर, फोर्थ आपने पढ़ा सी और एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, 5 आपने पढ़ा एफ पर, और जो 8 लास्ट था वो पढ़ा आपने एफ और पी के मध्य। ठीक है, ये सारे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्थितियां हैं, इनमें से प्रतिवर्ष कोई ना कोई एक स्थिति बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है। आपको रेखा चित्र बनाना होता है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण कैसे होता है, मुख्य अक्ष कौन सा होगा, पी कौन सा होगा, मुख्य फोकस कहाँ होगा, सी कहाँ होगा, और वस्तु की स्थिति कौन सी है। मैं फिर कह रहा हूं किसी भी वस्तु के अगर प्रतिबिंब का निर्माण करना हो तो आपको कोई सी भी 2 रेखाओं को चुनना होगा, उन 2 रेखाओं के द्वारा आप प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपको ये सारे प्रतिबिंब के निर्माण अपनी नोटबुक में बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अगर समझ में नहीं आए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको एक बार फिर बता दिया जाएगा, या वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा से देख सकते हैं। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, पढ़ते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, जहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।